जनगणना यानी कि सेंसस हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो कैबिनेट कमेटी है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि हम जनगणना कास्ट के बेसिस पे भी करेंगे। तो ऑपोजिशन की बार-बार डिमांड आती थी कि कास्ट के बेसिस पे सेंसस होना चाहिए। पर ये सेंसस होता क्या है? देखो पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है इसमें, बचपन की याद करो। जब आप स्कूल टाइम में होंगे मे बी जो आज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता था कि आपके घर में कितने हैं? क्योंकि बाकी तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे, तो आप बच्चों से ही पूछा जाता था। तो आप बोलते थे कि हाँ जी, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा है, चाची, ताया, ताई। तो मतलब एक तरह से आपने क्या किया, उनको नंबर बता दिया कि इतने लोग हमारे घर के अंदर रहते हैं। पर ज़रूरी क्यों है? क्यों सरकार जानना चाहती है कि कितने लोग हमारे पास एग्ज़िस्ट करते हैं? कितनी हमारी डेमोग्राफ़ी है? ख़ैर हम तो फर्स्ट रैंक पे है डेमोग्राफ़ी डिविडेंड अगर देखें, तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है। पर अगर कोई स्कीम बनानी है, पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे पास डेमोग्राफी क्या है। तो वहीं से आया वर्ड दैट इज़ कास्ट सेंसस। अब आपको पता है, इनइक्वालिटी पास्ट से ही एग्ज़िस्ट करती आई है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो वो जो इनइक्वालिटी है, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो कहीं न कहीं पिछड़े दबके के लोग हैं, उनको भी अपलिफ्ट करना है। इसी वजह से किया जाता है कास्ट सेंसस, ताकि रिसोर्सेज़ की कमी उन लोगों को ना रहे जिनके साथ एक टाइम पे इनइक्वालिटी हुई थी। तो आज के जो टॉपिक्स रहेंगे वो स्टैटिक ज़्यादा रहेंगे। पहले हम देखेंगे ये सेंसस क्या होता है, हिस्ट्री देखेंगे, क्या सिर्फ़ कॉलोनियल टाइम पीरियड पे ही सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, क्या उससे पहले भी हुई थी? तो आंसर विल बी येस। ऋग्वेदा से शुरू करेंगे, तब से शुरू हो चुकी है सेंसस। देन सिंक्रोनाइज़्ड वर्सेस नॉन सिंक्रोनाइज़्ड। अब देखो कभी भी कोई चीज़ शुरू होती है तो वो पायलट प्रोजेक्ट्स पे होती है। पायलट का क्या मतलब होता है कि पूरे पैन इंडिया में आप सारी की सारी उस स्कीम को अप्लाई एक ही दिन में नहीं करोगे। पर किसी पार्ट पे करोगे, जैसे लेट्स से यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में कर दिया, लेट्स से यहाँ पे चेन्नई वाले एरिया में कर दिया, यहाँ पे लेट्स से कि आपने सिर्फ महाराष्ट्र वाले एरिया में उसको अप्लाई कर दिया। तो नॉन सिंक्रोनाइज्ड मतलब पैन इंडिया में आप नोटिस करोगे कि इर्रेगुलर से तरीके से सेंसस होगा। पर वहीं पे आया सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड में स्टेट भी आ सकता है या पूरा इंडिया भी आ सकता है। यानी कि एक स्टेट को जब जैसे डाका का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पहले के अगर इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले जाएँ, तो ये तो अपना ही पार्ट था, इंडिया का ही पार्ट था। तो खैर 1971 में जाके बांग्लादेश यहाँ पे फॉर्म हुआ था। उसको अभी साइड करते हैं। तो सिर्फ ढाका में ही अगर हो रहा है तो यहाँ का डाटा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सारी की सारी पॉपुलेशन यहाँ पे कवर होनी चाहिए, दैट इज़ सिंक्रोनाइज़्ड। उसके साथ पूरे इंडिया में आप जब कर रहे हो तो दैट इज़ सिंक्रोनाइज़्ड डाटा। और साथ में देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कि 2011 में हुआ था, इससे भी पहले जाओगे तो 1931 में हुआ था। और बाय द एंड ऑफ लेक्चर आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या सिग्निफिकेंस होता है सेंसस का, क्यों हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे पास कितनी डेमोग्राफी है। तो पहला जो क्वेश्चन ओरिजिन करता है यहाँ से दैट इज़ ये सेंसस है क्या? अब जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हो, तो अर्थ का साइज़ तो फिक्स है, ये एक्सपांड थोड़ी कर रहा। ख़ैर हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे रिसोर्सेज़ वेस्ट भी हो रहे हैं। पर वेस्ट किस सेंस में हो रहे हैं? अर्थ की टर्म में वो वेस्ट हो रहे हैं, नेचर की टर्म में वो वेस्ट हो रहे हैं, पर ह्यूमन के यूसेज के लिए वो काम आ रहे हैं, ठीक है? पर यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज़ हैं, वो तो लिमिटेड हैं, पर पॉपुलेशन हमारे हाथ में होती है। हम चाहें तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ये अनकंट्रोलेबल भी चल सकती है। तो जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक स्टैट प्रोवाइड करता है, डाटा प्रोवाइड करता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज़ चाहिए, कितनी हमारी पॉपुलेशन है। रिलीजन जब आपसे पूछा जाता है, तो उससे कल्चर की भी अंडरस्टैंडिंग बनती है और ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर निकल के आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बच्चों से पूछा जाता था, तो यहाँ पे जब टीचर्स आया करते थे घरों में, तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं बाकी के फैमिली मेंबर्स भी तो होंगे। तो कुछ आउट ऑफ उस स्टेट के होंगे, इंडस्ट्री वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ चले गए थे, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से या फिर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ से हमें और क्या पता चल रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये जो सेंसस होता है ये ना सिर्फ नेशनल लेवल में होगा, कि ऐसे नहीं कि या मेन सिटीज़ में जाके कर दिए, ये हर एक जगह पे होगा, यानी कि पूरे इंडिया में चलें तो हर एक लोकल लेवल, हर एक रीजनल लेवल तक इसको किया जाता है। और जो इंडियन सेंसस है इसको पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज माना जाता है, पूरे वर्ल्ड की माना जाता है। नेक्स्ट जो आता है किसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि कैसे सेंसस को कंडक्ट करना है, क्या गाइडलाइंस हैं? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री पूछी जाए आपसे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और उसमें भी कौन-सा ऑफिस है? तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो ये फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है? तो आंसर इज यस। सेंसस के बारे में आर्टिकल नंबर 246 में मेंशन्ड है कि सेंसस होना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे शेड्यूल आते हैं, टोटल शेड्यूल कितने थे? 12।
तो उसमें जो शेड्यूल नंबर 7 है, वहाँ पे लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि सारी की सारी पावर सेंटर के पास नहीं होनी चाहिए, वहां से स्टेट को आनी चाहिए और स्टेट से लोकल बॉडीज को मिलनी चाहिए। तो शेड्यूल नंबर 7 की जो यूनियन लिस्ट है, अब यूनियन लिस्ट वो वाली लिस्ट होती है जहां पे मेन रूल्स एंड रेगुलेशन सेंटर करती है, यहाँ पे स्टेट्स की इंटरफेरेंस नहीं होती, उनसे सिर्फ एडवाइसेस ली जाती हैं। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 69 के अंदर शेड्यूल नंबर 7 के ये मेंशन करा गया है अबाउट सेंसस की पॉपुलेशन का काउंट हमारे पास होना चाहिए। और जो सेंसस है ये किस एक्ट के अंदर कंडक्ट करी जाती है, तो सेंसस एक्ट ऑफ 1948। नेक्स्ट देखते हैं अब इसकी हिस्ट्री, क्या सेंसस अभी हो रहा है या फिर इससे पहले भी हुआ करता था, क्योंकि 2011 में लास्ट हुआ था, 2021 में भी होना था, पर क्या सिर्फ उसी टाइम पीरियड पे हुआ था? आंसर विल बी नो। कॉलोनियल टाइम में भी आप देखोगे, इवन हमें चलना पड़ेगा इसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री में। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा आपका वो है ऋग्वेदा। अब जो हिस्ट्री है उसको भी आप प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हो। पहले आपका स्टोन एज आया था, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था। आईवीसी को हम सेपरेट इसलिए रखते थे क्योंकि उनका रिटन कॉन्टेक्स्ट तो है अपने पास, पूरा टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, पर हमें आज तक समझ नहीं आया कि उसमें लिखा क्या हुआ था। देन आता है आपका थर्ड, दैट इज वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के ऑनवर्ड सारा हिस्ट्री में हम कंक्लूड कर देते हैं। रीजन बिहाइंड कि उनके जो टेक्स्ट मिले थे वो हमें पता है कि उनका अंदर जो लिखा गया है मटेरियल वो क्या इंडिकेट करता है। तो ऋग्वेदा के अंदर जो वैदिक पीरियड था आपका, कौन सा टाइम पीरियड था? एक ऋग्वेदिक पीरियड था और एक लेटर वैदिक पीरियड था। तो यहाँ पे ऋग्वेदा वगैरह कंपाइल किए गए। लेटर में आप जाते हो तो आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी आता है। तो ऋग्वेदा से भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि ये पॉपुलेशन का काउंट रखा करते थे। नेक्स्ट अगर थोड़ा-सा और टाइम पीरियड चलोगे आगे, तो वैदिक पीरियड आया, आपके महाजनपद जाएँगे, तो बीच में बहुत सारी डायनेस्टी एम्पायर्स आते गए, हर्यंका डायनेस्टी आप पढ़ते हो। फिर उसके बाद जाके एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था, जब नंदा डायनेस्टी खत्म हुई थी। याद करिए धनानंद ने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया था कौटिल्य को, ज जो कि टीचर बने थे बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य के, और एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश करवा दिया था, दैट इज़ मौर्यन एम्पायर। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं। नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी बोला गया था कि जो पॉपुलेशन का स्टैट है वो हमारे पास होना चाहिए, ताकि टैक्सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो वो बेटर तरीके से बने। हमें पता होना चाहिए क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है किस घर का। नेक्स्ट आ जाओ मेडिवल पीरियड में, तो अकबर के टाइम पे चलेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बुक थी जिसका नाम है एन ए अकबरी। एन ए अकबरी में भी क्या लिखा गया है? पॉपुलेशन का डाटा, इंडस्ट्रीज का डाटा और वेल्थ कितनी है किसके पास। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हो, इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा जो था काफी ब्रॉडली एन ए अकबरी के अंदर मेंशन किया था। नेक्स्ट आ जाओ प्री इंडिपेंडेंस टाइम, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जो सेंसस हुए थे। अब जो सेंसस था मॉडर्न पीरियड की अगर बात करें तो 1800s में हुआ क्या, जो इंग्लैंड में लोग थे उन्होंने उधर अपना सेंसस किया, तो यही लोग तो इंडिया में भी आके बैठ रहे हैं अब। ठीक है, 1857 से फेज 2 शुरू हो जाएगा जब क्राउन के पास पावर्स रहेंगी। बट एनीवेज मॉडर्न हिस्ट्री में ना जाते हुए, पहला जो इंडिया के अंदर अब सेंसस होगा वो इलाहाबाद में हुआ 1824, और साथ में बनारस में हुआ यूपी वाले पोर्शन में ही अगेन 1827 से 28। किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये वही थे जिन्होंने अशोका के जो पिलर्स हैं उनको भी स्टडी किया था। देन आ जाओ नेक्स्ट, कंप्लीट जो सेंसस किया गया था किसी भी इंडियन सिटी के, वो पहली बार करा गया था 1830 में। कहाँ पे किया गया था? ढाका में। पहले DACCA हुआ करती थी स्पेलिंग, तो कहाँ पे मिल जाएगा आपको ये वाला एरिया? यहाँ वाले पोर्शन में। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ी बांग्लादेश था। तो ढाका 1830, कौन थे? तो हेनरी वॉल्टर थे, नाम याद रखेंगे आप। देन जो सेकंड सेंसस कंडक्ट हुआ वो 1836 से लेके 37, और 1849 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को भी बोला कि आपको हर 5 साल के अंदर सेंसस करना पड़ेगा, अपनी जनगणना करनी पड़ेगी, जिसे क्विनक्वेनियल भी बोलते हैं। 5 साल के अंदर जो सेंसस किया जाता है। अभी के टाइम पे आप देखोगे जब, तो 10 साल के गैप पे बोला जाता है। 2021 में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि पिछले ही साल क्या हुआ था? कोविड-19 था। नेक्स्ट आ जाओ, जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस था, यानी कि अगर पूरे अब पैटर्न की बात करें तो नॉन सिंक्रोनस देख लेते हैं। ये कंडक्ट हुआ था इंडिया के अंदर 1872 में। कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल था? वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर याद रखिएगा नॉन सिंक्रोनस का 1872। देन गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड मायो। तो ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, याद रखना है। और सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था? मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। जो पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ था दैट टुक प्लेस इन 1881।
उस टाइम पे कौन इसके सेंसस कमिश्नर बने थे इंडिया के? तो डब्ल्यू.सी. प्लॉडन। डब्ल्यू.सी. प्लॉडन का नाम याद रखिएगा, ईयर याद रखना है 1881। आते हैं मेजर फाइंडिंग्स क्या-क्या रही सेंसस की। प्री इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंसस हुए। क्या-क्या चीज़ें ऐड कर रहे थे हम सेंसस में? ये तो अपने को पता लग गया कि पॉपुलेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। पर यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे जब फर्स्ट सेंसस हुआ, इसमें आपने सारे नहीं लर्न करने, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो कौन से सेंसस में ये बात बोली गई थी? कौन से एरियाज़ इंक्लूड करे गए? जैसे कुछ सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, कश्मीर वाला एरिया आ गया, बलूचिस्तान वाला एरिया आ गया। अब प्री इंडिपेंडेंस टाइम है तो यहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है बीच में, ठीक है? तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेंसस हुआ 1881 का, अभी ये बोला है आपके प्री इंडिपेंडेंस से पहले, तो उनकी मेजर फाइंडिंग्स क्या-क्या थी? तो यहाँ पे देखी गई पॉपुलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उनका, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंटायर जो ब्रिटिश इंडिया था सभी का देखा, पर कुछ एरियाज़ थे जिनको एक्सक्लूड कर दिया था। कौन-कौन सा? एक आप ऊपर देखोगे तो कश्मीर वाला जो एरिया था, वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड था। उसी के साथ जो नेक्स्ट एरिया बताया है दैट इज़ फ्रेंच कॉलोनीज़, कहाँ-कहाँ पे हुआ करती थी? एक यहाँ पे आपको मिल जाएगी यानम, ठीक है? फिर थी आपकी पौंडीचेरी, पहले बोलते थे, अब बोलते हैं पुडुचेरी। फिर आती है कराईकल वाली एरिया और यहाँ पे हुआ करता था केरला के पास में माहे वाला रीजन, तो ये फ्रेंच कॉलोनीज़ हुआ करती थी। देन पोर्टुगीज़ की अगर बात करें तो गोवा के आस-पास के एरियाज़, ये वाले एरिया एक्सक्लूड कर दिए थे फर्स्ट सेंसस में और कश्मीर वाले को इंक्लूड करके और बाकी सब जगह पे सेंसस किया था। नेक्स्ट आता है सेकंड सेंसस, ये हुआ था 1891 में। तो सेम ही पैटर्न पे किया जैसे 1881 का हुआ था, यानी कि इनकी भी डेमोग्राफी देखी, सोशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उन पे फोकस किया और 100% कवरेज यहाँ पे करी गई। इवन जो अपर पार्ट है बर्मा का, बर्मा यानी कि पहले वाला म्यांमार, तो उनके जो अपर पार्ट थे उनको भी इंक्लूड करा गया था। कश्मीर, सिक्किम इन रीजन्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया। देन आया थर्ड सेंसस। थर्ड सेंसस के अंदर आप नोटिस करना, ये जो बलूचिस्तान वाला रीजन था, अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया था, यहाँ पे बर्मा वाला रीजन था एंड आपका पंजाब वाला रीजन, राजपूताना वाला एरिया, इनको भी इंक्लूड करा गया था, इंक्लूडिंग कश्मीर वाला पोर्शन। देन आते हैं फिफ्थ सेंसस पे। फोर्थ सेंसस पे अगेन सेम ही पैटर्न था तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ सेंसस की अगर बात करें तो टाइम पीरियड था 1921 का। ये डेकेड था 1911 से 1921 का। तो इसी बीच में क्या हुआ था? 1918 से लेके 1920 तक फ्लू भी फैलता है, जिसको स्पेनिश फ्लू भी बोलते हो और फ्लू पेंडेमिक ऑफ 1918 भी बोलते हो। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, अराउंड 12 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। तो जो पॉपुलेशन का डिक्लाइन था वो 0.31% देखने को मिला एंड जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसके बाद अब नोटिस करोगे कि हर साल ये हम काउंट कर रहे थे। हर साल मतलब यहाँ पे डेकेड 10 साल के गैप पे हम काउंटिंग्स कर रहे हैं और इसको ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। ये जो 1921 वाला सेंसस हुआ था इसको ग्रेट डिवाइड का पीरियड भी बोला जाता है। फिर आते हैं 11th सेंसस पे दैट इज़ 1971 का। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड करा गया था अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ मैरिड वुमेन। फर्टिलिटी पे ऐड कर दिया था। फर्टिलिटी क्यों जाननी थी? ये देखना था कि कितने बच्चे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में देखोगे तो 2.1% रेट से चला हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी कि ऑन एन एवरेज 2 बच्चे और ये जो 0.1 होता है ये रिप्रेजेंट करता है, कई बार स्टिल बर्थ भी होता है, बच्चे की डेथ भी हो जाती है एट द स्पॉट। तो 2 बच्चे यहाँ पे मिनिमम चल रहे हैं इस टाइम पे और एक टाइम था जब ये 6.8 भी था, फिर डिक्रीज़ हुआ था, आपके 3 पे भी पहुँचा, 3 के बाद अब 2.1 पे भी पहुँचा हुआ है। देन आता है आपका 13th सेंसस जो कि हुआ जाके 1991 में। इस सेंसस के अंदर कौन-सा कॉन्सेप्ट ऐड करा गया था? लिटरेसी का। यहाँ पे लिटरेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ऐड करा गया। अभी तक हम पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड कर रहे थे, फर्टिलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे थे। अब जो एक्चुअल फोकस किया गया वो एजुकेशन के ऊपर किया गया और जिन बच्चों की उम्र 7 या से ज़्यादा की थी उनको बोला गया कि दे वर लिटरेट एज़ कंपेयर टू 1981 का जो डेटा था उसके साथ 4 में इंक्लूड करा गया था, यानी कि 4 साल के जो बच्चे होंगे उसके बाद लिटरेट होने चाहिए। देन आता है आपका 14th सेंसस जो हुआ 2001 में। इसमें क्या-क्या बोला गया कि टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाए। इवन आप ओसीआर सुनते हो ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडिंग, इन दोनों फिनोमेनास को ऐड कर दिया गया ताकि जो डेटा है वो बेटर तरीके से कलेक्ट हो सके यहाँ पे। हाई स्पीड स्कैनर्स ऐड कर दिए। इन शॉर्ट 2001 में आप नोटिस कर रहे हो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई। नेक्स्ट आता है 15th सेंसस जो कि लास्ट वाला था 2011 का। अब 2011 के सेंसस में क्या किया गया? ईएजी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, जिन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप भी कहा जाता है। कौन-कौन से एरियाज़ थे? यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और
पहले का उड़ीसा क्योंकि 2011 का सेंसस है, बाद में नाम चेंज हो गया था ओडिशा। ओडिशा यानी कि ODISA, ठीक है? SHA, तो ओडिशा बाद में बना था। तो ये भी पहली बार ही नोटिस किया गया। फिर आता है आपका 16th सेंसस जो कि 2021 में होना था, पर हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें बोली गई थी हमें इंक्लूड करनी चाहिए, तो इसको तो पोस्टपोन कर दिया था। रीज़न बिहाइंड 2020 के अंदर कोविड-19 आ जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ब्रेक लग जाती है। पहला ये डिजिटल सेंसस होगा, किस बेसिस पे बोल रहा है इसको फर्स्ट डिजिटल सेंसस, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमने लगभग 2001 में भी इंक्लूड कर ही दी थी, पर यहाँ पे सेल्फ एन्यूमरेशन का प्रोविज़न ऐड करा गया। सेल्फ एन्यूमरेशन का मतलब है आप लॉगिन करोगे गवर्नमेंट के पोर्टल पर और खुद भी बता सकते हो कि इतने लोग हमारी फैमिली के अंदर रहते हैं। तो सेल्फ एन्यूमरेशन का फीचर यहाँ पे ऐड करा गया। अलोंग विद दिस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एक कॉलम बनाया गया। अब जब पहले जनगणना होती थी तो सिर्फ 2 कॉलम हुआ करते थे, जिसमें मेल लिखा होता था और फीमेल लिखा होता था। अब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी यहाँ पे कॉलम ऐड करा गया है। जैसे आप कोई एग्ज़ाम फिल करते हो तो वहाँ पे भी ये कॉलम्स ऐड कर दिए गए हैं। तो पहले जो कॉलम थे वो सिर्फ 2 ही जेंडर्स के लिए हुआ करते थे। अब आते हैं जो 2011 के ही अंदर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करा गया था। नाम से ही पता लग रहा है, इनका क्या-क्या चेक किया जाएगा? सोसाइटी के बारे में, यानी कि इनसे पूछी जाएगी इनकी कास्ट क्या है? कास्ट क्यों पूछी जाएगी? ताकि ये पता चल सके कि ये कितने ज़्यादा मार्जिनलाइज़्ड हैं, कितनी ज़्यादा एट्रोसिटी इनके साथ हुई है और कितने कम रिसोर्सेज़ इनको एलोकेट करे गए हैं, ताकि जो सरकार है वो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके रिसोर्सेज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो कास्ट हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी सब कास्ट बन चुकी हैं। उनमें भी सो कॉल्ड हाई कास्ट होता है, सो कॉल्ड लो कास्ट होता है, तो एक ही कास्ट के अंदर भी मल्टीपल लेयर्स बन चुकी हैं कास्ट की। तो यहाँ से आपको कंसर्न भी समझ आएगा कि कास्ट का अगर सेंसस करते हैं तो इससे एक इम्पॉर्टेंट जो आप नेगेटिव पॉइंट में ऐड कर सकते हो या फिर कंसर्न्स में ऐड कर सकते हो, वो यही रहेगा कि मिसयूज़ हो सकता है। जो ऊपर के दर्रे के लोग होंगे, इन कास्ट के अंदर भी सो कॉल्ड हाई एंड लो, मैंने आपको कास्ट सिस्टम पहले ही समझा दिया था, तो सो कॉल्ड खुद ही लगा लिया करना। तो उस केस में मिसयूज़ हो सकता है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, इसको 2011 में कंडक्ट किया गया था। इससे पहले ये जाके 1931 में हुआ था। और यहाँ पे बोला गया कि हर एक इंडियन फैमिली को कवर किया जाए रूरल, अर्बन इंडिया के अंदर, और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न उनसे पूछे जाएँ। जैसे कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या काम वो करते हैं, तो यहाँ से हमें पता लगेगा डेप्रिवेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं तो क्या ज़मीन उनकी है या किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। फ़ोर्स लेबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जब आया करता था। और आपको पता है आर्टिकल 23 जो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है, वहाँ पे फ़ोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है। उसी के साथ-साथ स्पेसिफिक कास्ट नेम यहाँ पे पूछी जाती है कि कौन-सी कास्ट में आप एक्चुअली बिलॉन्ग करते हो। क्यों मैंने आपको बता दिया लेयर्स बन रखी हैं पहले से ही, तो उन लेयर में भी कौन से लो में है या फिर अपर वाले रीजन में है। जैसे ओबीसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, अदर बैकवर्ड क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में आप सुनते हो कि क्रीमी लेयर्स बन चुकी हैं। जो ऊपर वाले हैं उनके हर फैमिली में ही आईएएस बन रहा है, आगे तक आईएएस ऑफिसर बनते जा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ ना हो, इसी वजह से स्पेसिफिक कास्ट नेम पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो सेंसस था और जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, दोनों थोड़े से डिफरेंट थे। जो आपका सेंसस था, इसमें सारी चीज़ें आपसे पूछी गई, पूरा पॉपुलेशन का डाटा यहाँ पे एक्युमुलेट करा गया, एनालाइज़ करा गया, पर एसईसीसी में सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करा गया, दैट इज़ कि उनकी कास्ट क्या है और दूसरी चीज़ उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सिर्फ 2 पैरामीटर्स पे इसको चेक किया जाता है। और डाटा की अगर बात करें तो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जो सेंसस में डाटा कलेक्ट करा जाता है वो गवर्नमेंट के ही जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं के पास रहता है। जब उनको पॉलिसी मेकिंग करनी होती है तो पता तो होना चाहिए ना कितने बेनिफिशियरीज़ हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से ये इन्होंने ऐड करा हुआ था। एंड नेक्स्ट जो एसईसीसीसी का डाटा होता है ये सभी के लिए ओपन रहता है। पता होना चाहिए कि इतने लोग इस कास्ट के अंदर बिलॉन्ग करते हैं। तो ये वाला जो डाटा है ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास ओपन रहता है। ऊपर वाला जो देखा आपने सेंसस, ये सिर्फ उन्हीं ऑफिशियल्स के पास होएगा जो पॉलिसीज़ की फ्रेमिंग कर रहे होंगे। एसईसीसी का इसलिए ओपन रखा हुआ है डाटा ताकि ये पता चल सके कौन एक्चुअल में मार्जिनलाइज्ड है और किसी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की नहीं है उतनी नीड। तो सिग्निफिकेंस यहाँ से हमें पता लगा, इनइक्वालिटीज को हम बेटर तरीके से मैप कर सकें, इसी वजह से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया जाता है। और उसके अलावा क्वांटिफाइबल डाटा हमें मिल जाता है कि रिजर्वेशन किस एक्सटेंट तक देनी है। अब जैसे रिजर्वेशन के बारे में आप सुनते हो
जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। पर इन्हीं के अंदर जो लेयर्स बनी हुई हैं, उसमें भी कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जगह पे नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, उसको ये कंट्रोल करेगा। देन कम्स टू आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक कमीशन होना चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जिससे ये चेक किया जाए कि जो कास्ट है हमारी एससी, एसटी वगैरह सोशियो या फिर एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए बेटर फ्रेमिंग बना सके, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमीशन उसके लिए रिड्रेस कर सकें। जैसे आप एनसीएससी सुनते हो, जो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए बना है, एनसीएसटी दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो वो कहाँ से रीडायरेक्ट हुआ है? फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 340। उसी के साथ-साथ कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं। कंसर्न में मैंने एक आपको बता दिया कि जो इनकी आइडेंटिटीज़ हैं, इनमें भी लेयर्स बन रखी हैं, तो उनको बेटर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जो कास्ट है, इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। इसी वजह से गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे कोई मिसयूज़ ना हो, इसी वजह से इसको ओपन भी रखा गया है। अब अगर हम सेंसस की एन्यूमरेशन की प्रोसेस देखें कि कैसे-कैसे इसको कंडक्ट करवाया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन-सी एक्ट थी? सेंसस एक्ट ऑफ 1948। इसी के अंदर गारंटी दी होती है कि यहाँ पे सेंसस के अंदर जो डेटा होगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ये सिर्फ सेंसस की बात करी गई है। और प्रोसेस क्या रहती है? तो 2 चीज़ें, पहले हाउस लिस्टिंग करी जाती है, कितने घर हैं, फिर उसके बाद पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि जनता कितनी रहती है उन घरों के अंदर। तो क्या-क्या पूछा जाता है? उम्र पूछी जाती है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, रिलिजन पूछा जाता है और मदर टंग कौन-सी बोली में आप बोलते हो, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब अगर 2021 में जो सेंसस होना था, जिसे अब बोला है 2026 में होगा, तो ये अपना 16th है पूरी सीरीज़ में। अगर पीछे हम कॉलोनियल पीरियड से चलें और अगर अभी की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 8th होगा ये सीरीज़ में। तो ये नंबर भी आप ध्यान में रखोगे। मोबाइल एप्लीकेशन भी दी जाएगी जिससे आप सेल्फ एन्यूमरेट भी कर सकते हो। सेल्फ एन्यूमरेट का मैंने मीनिंग आपको बता दिया, यानी कि खुद ही आप फिल कर सकते हो फॉर्म को जो अपकमिंग सेंसस होंगे। तो सिग्निफिकेंस हमने देख लिया, एक तो इन्फॉर्मेशन, डाटा मिल जाता है पॉपुलेशन के बारे में, अच्छी गवर्नेंस हो सकती है क्योंकि अगर पॉपुलेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उस केस में जो गवर्नेंस है वो अल्टीमेटली इंप्रूव कर जाएगी। डिमार्केशन, डिलिमिटेशन आप सुनते हो, यानी कि बाउंड्रीज को मार्क कर दिया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने लोग जो हैं वो इलेक्शंस में आ सकते हैं, तो डिमार्केशन प्रॉपर हो जाती है। बेटर एक्सेस होता है फॉर द बिज़नेसेस। अब बेटर एक्सेस फॉर बिज़नेसेस, इसी के बेसिस पे एक आर्टिकल भी आ रखा था आपके न्यूज़पेपर में, जिसमें बताया गया था कि जितने भी बिज़नेस वाले होते हैं, वहाँ पे आपको अपर कास्ट के ही लोग ज़्यादा मिलेंगे और अगर मैनुअल स्क्वेंचिंग में देखोगे तो 100% आपको लो कास्ट के ही मिलेंगे। तो ये भी एक डिवीज़न क्रिएट हो रखा है, ठीक है? ये एक तरह की डिज़ीज़ है जो हमारी सोसाइटी के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। ख़ैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और गिविंग ग्रांट्स, अब जिस स्टेट के अंदर जितनी ज़्यादा कास्ट होंगी, उनको रिसोर्सेज़ भी तो देने पड़ेंगे सरकारों को, तो ग्रांट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो यहाँ पे ग्रांट्स भी दी जाएँगी। और जो अभी अनाउंसमेंट करी गई है वो ये कि कास्ट का सेंसस होगा और गवर्नमेंट जो है वो जितने भी कास्ट हैं उनको इंक्लूड करेंगी अपकमिंग सेंसस के अंदर, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होल्ड रहे, सस्टेन्ड रहे। जैसे बिहार ने 17 कॉलम का कास्ट सर्वे फॉर्म फिल करवाया था। जो स्टेट्स होती हैं वो इंडिविजुअली अपने कास्ट का डाटा भी कलेक्ट करती हैं। और उसी के साथ ओबीसी में आप देखोगे सब कैटेगराइजेशन कर रही हैं बहुत सारी स्टेट्स। माइनॉरिटीज़ के केस में डाटा होगा। हेल्प आइडेंटिफाई हू इज़ डोमिनेटिंग और मार्जिनलाइज्ड। एक्चुअल में किसको ज़रूरत है स्कीम और पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की हेल्प की, वो बेटर एनालाइज़ यहाँ पे किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ अगर देखें, तो वहाँ पे हम बार-बार क्या वर्ड यूज़ करते हैं? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो भाईचारा तो तभी होगा ना अगर हम सभी को इक्वल मानेंगे। तो इक्वालिटी भी अल्टीमेटली आएगी, जस्टिस सोसाइटल लेवल पे भी आएगा। फैक्ट बेस्ड गवर्नेंस, अगर आपके पास एक्यूरेट डाटा होगा, क्योंकि जो आज की पॉलिसीज़ हैं वो 2011 के सेंसस के बेसिस पे बनती हैं। तो फैक्ट होंगे, प्रॉपर आप आंसर कर पाओगे कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है। आपसे मतलब गवर्नमेंट से।